हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज प्रीति गुप्ता, आपकी हिंदी एजुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपनी क्षितिज बुक का गद्य खंड का लास्ट चैप्टर लेकर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, जो आपकी बुक का 17 नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है संस्कृति, इसके बाद हमारी क्षितिज बुक कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम एक नई बुक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा कृतिका। तो चलिए बच्चों, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है संस्कृति। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता दें, संस्कृति चैप्टर है, उसके लेखक है भदंत आनंद कौसलायन। इनका जन्म, ये इनके जीवन के बारे में हम जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस तरह की इनकी लेखनी थी। तो बच्चों, इनका जन्म हुआ था 1905 में पंजाब के अंबाला जिले में। अंबाला जिले के सोहाना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम हरनाम दास था। इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। ये बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने देश विदेश की काफी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया। मतलब ये कहाँ पर जन्म हुआ था इनका? पंजाब में जन्म हुआ था। लाहौर से इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद ये देश विदेश की यात्रा पर निकल गए बौद्ध भिक्षु बनकर, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। सन 1988 में इनका निधन हो गया। अब इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो हैं भिक्षु के पत्र, जो भूला ना जा सके, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, क्या कहाँ क्या देखा, ये सारी इनकी पुस्तकें हैं। तो बच्चों, हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं जो कि है संस्कृति। इसमें लेखक हमको दो ऐसे शब्दों के बारे में बताना चाहते हैं जिनका आमतौर पर लोग एक साथ ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सभ्यता और संस्कृति। अक्सर आपने लोगों को बोलते सुना होगा कि ये चीज हमारी संस्कृति में नहीं आती, ये हमारी सभ्यता के खिलाफ होता है, ये हमारी सभ्यता के विरुद्ध है। तो आमतौर पे ये दोनों शब्दों का आपने उपयोग करते हुए लोगों को सुना होगा, परंतु एक्चुअल में होता क्या है, कई बार लोगों को इन दोनों शब्दों का अर्थ ही नहीं पता होता और बस हवाबाजी में भी इन शब्दों का यूज करते जाते हैं। तो इस चैप्टर में लेखक ने हमें इन दोनों शब्दों का ही कहाँ पर किस तरह से यूज होता है और इन दोनों शब्दों के क्या महत्व है, इस चैप्टर में हमें बताया है। तो चलिए बच्चों, हम भी समझते हैं क्या बताया है। लेखक कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति दो ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग अधिक होता है। बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा ही उपयोग होता है आजकल ये दो शब्दों का, परंतु समझ में कम आता है। यूज सभी करते हैं पर समझ में किसी के नहीं आता कि संस्कृति का मतलब क्या है और सभ्यता का मतलब क्या है। विशेषण लगा देने से उन्हें इन्हें समझना और भी कठिन हो जाता है ना। तो अगर इनके आगे कुछ और विशेषण या और नए शब्द ऐड कर दिए जाए, जैसे कि भौतिक संस्कृति या प्राकृतिक संस्कृति, अब सभ्यता के आगे लगा दिया जाए कि आधुनिक सभ्यता, भौतिकवादी सभ्यता, तो इनसे इनको समझना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। कभी कभी दोनों को एक समझ लिया जाता है तो कभी कभी अलग। कभी कभी हम दोनों को एक ही समझ लेते हैं कि सभ्यता और संस्कृति दोनों का मतलब एक होता है, और कभी कभी हमें लगता है कि सभ्यता अलग है और संस्कृति अलग है। आखिर ये दोनों एक है या अलग, लेखक समझाने का प्रयास करते हुए कहते हैं। वो एक एग्जाम्पल लेते हैं, आग और सुई के धागे का आविष्कार उदाहरण देते हैं। मतलब वो हमें ये बताते हैं कि आग और सुई धागे हमें ये उदाहरण देते हैं सभ्यता और संस्कृति के आविष्कार का। वह अनेक आविष्कारकर्ता की बात कहकर व्यक्ति विशेषण की योग्यता, प्रवृत्ति, प्रेरणा को व्यक्ति विशेष की संस्कृति कहता है जिसके बल पर आविष्कार किया गया है। तो वो कहते हैं कि व्यक्ति की विशेषता, उसकी प्रेरणा, उसकी प्रवृत्ति, वो कैसे रहता है, कैसे चलता है, क्या खाता है, ये सारी क्या है, उसकी सभ्यता है। और किस तरह से लोगों को ट्रीट कर रहा है, किस तरह से उसका व्यवहार है, तो ये सारी चीजें क्या है, उसकी संस्कृति है। तो इसी के आविष्कार पर लेखक ने यहाँ पर बल दिया है। आगे चलते हैं। लेखक संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्थापित करने के लिए आग और सुई धागे के आविष्कार से जुड़ी प्रारंभिक प्रयत्नशीलता और बाद में हुई उन्नति के उदाहरण देते हैं। तो लेखक यहाँ पे हमको सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्लियर करने के लिए सुई धागा
कि सुई धागे का आविष्कार जब हुआ था और आग का आविष्कार जब हुआ था, तो स्टार्टिंग में उनका यूज किस तरह से होता था और आगे चलकर जब जैसे जैसे उन्नति हुई, जैसे जैसे प्रगति हुई, अब उनका उपयोग किस तरह से किया जाता है। वे कहते हैं लोहे के टुकड़े को पिघलाकर छेद बनाना और धागा पिरोकर दो अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने की सोच ही संस्कृति है। तो ये एक हमको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लोहे का एक टुकड़ा है जिसमें छेद किया गया है और उस छेद में धागा पिरोया गया है। क्यों? ताकि दो अलग अलग चीजों को जोड़कर एक बनाया जाए। इस दो अलग चीजों को जोड़कर एक बनाने की सोच ही हमारी संस्कृति है। इन खोजों को आधार बनाकर लेखक जो हमें आगे के क्षेत्रों में विकास हुआ है वह सभ्यता कहलाता है। लेखक बताते हैं कि इन चीजों को, इन सारी खोजों को जितनी भी हुई है, आग की खोज है ना, सुई धागे की खोज, बिजली की खोज, इन सारी चीजों को आधार बनाते हुए जिन क्षेत्रों में विकास हुआ है वो क्या कहलाता है? वो हमारी सभ्यता कहलाता है। अपनी बुद्धि के आधार पर नए निश्चित तथ्य को खोज आने वाली पीढ़ी को सौंपने वाला संस्कृत होता है, जबकि उसी तथ्य को आधार बनाकर आगे बढ़ने वाला सभ्यता का विकास करने वाला होता है। तो लेखक यहाँ पे ये बताते हैं कि अपनी बुद्धि के आधार पर चीजों को खोजने वाला और चीजों को सौंपने वाला क्या होता है? संस्कृत होता है। और उसी तथ्य को आधार बनाकर आगे बढ़ने वाला क्या कहलाता है? सभ्यता का विकास करने वाला होता है। भौतिक विज्ञान के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। जैसे कि सभी ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था? गुरुत्वाकर्षण का या ग्रेविटेशन का उन्होंने सिद्धांत का आविष्कार किया था, इसलिए वह संस्कृत कहलाया। इसलिए वो जो आविष्कार हुआ, जिन्होंने जिस आविष्कार को लोगों के सामने लेकर आए, वो कौन थे? न्यूटन थे। तो वो क्या कहलाया? संस्कृत कहलाया। परंतु वह अनेक बातों को नहीं जान पाया। आज के विद्यार्थी उन बातों को भी जानते हैं, लेकिन उन्हें अधिक सभ्य भले ही कहें परंतु संस्कृत नहीं कहेंगे। मतलब जिन्होंने आविष्कार किया है वो कौन है? संस्कृत है। और जो उसको सभ्य बना रहे हैं उसको क्या कहेंगे? सभ्यता कहेंगे। पर अब हम उसे संस्कृत नहीं कह सकते। भले ही अब पहले जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया था तो उसको इतनी सारी चीजों का नॉलेज नहीं था कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। पर जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही है, हम कई सारी चीजों में गुरुत्वाकर्षण के नियम का यूज करते हैं। तो अब हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, तो अब हम उसे उसका आविष्कारक नहीं कहेंगे, अब हम उसे संस्कृत नहीं कहेंगे, अब हम उसे सभ्यता कहेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ सीखा है, हमने उसको डेवलप नहीं किया है। आगे चलते हैं। लेखक के अनुसार भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे और आग के आविष्कार करते तथ्य संस्कृत होने या बनने के आधार नहीं बनते, बल्कि मनुष्य में सदा बसने वाली सहज चेतना भी इसकी उत्पत्ति या बनने का कारण बनती है। मतलब लेखक यहाँ पे ये बताते हैं कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम सुई धागे और आग का आविष्कार किए हैं वे सब क्या है? संस्कृत है ना। पर क्या है? वे बनने का आधार नहीं बनते हैं। वो जो बने हैं वो क्या है? संस्कृत है। और जो हम उनको यूज कर रहे हैं, नई नई चीजों में उसको ढाल रहे हैं, वो क्या हुई? उसकी सभ्यता हुई। इस सहज चेतना का प्रेरक अंश हमें अपनी मनीषियों से भी मिल सकता है। मतलब ये सारी चीजों का अंश अगर हम सोचे तो ये हमें खुद से भी मिल सकता है। मुंह के कौर को दूसरे के मुंह में डाल देना और रोगी बच्चों को रात रात भर गोदी में लेकर माता का बैठे रहना इसी चेतना से प्रेरित होता है। कि अगर हम जानते हैं कि कोई भूखा है तो हम क्या करते हैं? अपने पास का खाना किसी दूसरे को दे देते हैं। और अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसकी माँ रात भर उसे गोदी में लेकर बैठे रहती है। तो ये सब क्या है? चेतना से प्रेरित होता है। मतलब ये हमारे मन के भावों से निकलता है। 2500 साल वर्ष पहले बुद्ध का मनुष्य को तृष्णा से मुक्ति के लिए उपायों को खोजने में गृह त्याग कर कठोर तपस्या करना, कार्ल मार्क्स का मजदूरी के सुखद जीवन के सपने को पूरा करने के लिए दुखपूर्ण जीवन बिताना और लेनिन के मुश्किलों से मिले डबल रोटी के टुकड़ों को दूसरों को खिला देना इसी चेतना से संस्कृत बनने का उदाहरण है। तो वो कुछ उदाहरण हमारे सामने रखे हैं। तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले मनुष्य को
लालच से मुक्त करने के लिए क्या किया था? घर त्याग कर कठोर तपस्या की थी। कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को सुख के जीवन पे चलने के लिए अपना पूरा जीवन दुख में बिता दिया। लेनिन ने क्या किया? उसने बहुत मुश्किल से डबल रोटी के कुछ टुकड़े मिले थे, पर उन्होंने देखा कि सामने वाला उससे ज्यादा भूखा है, तो उन्होंने उस डबल रोटी के टुकड़े को उस सामने वाले को खिला दिया। तो उसी चेतना से संस्कृत बनने का उदाहरण इसी चेतना से संस्कृत बनने का उदाहरण है। मतलब इसी चेतना से हमें संस्कृति की ओर चलने का उदाहरण मिलता है। अब लेखक आगे कहते हैं कि खाने पीने, पहनने ओढ़ने के तरीके, आवागमन के साधन से लेकर परस्पर मर कटने के तरीके भी संस्कृति का ही परिणाम है। परिणाम सभ्यता के उदाहरण है। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि जो हम खाते हैं, जो हम पहनते हैं, जो हम आने जाने के हमारे पास साधन है, ये सारी चीजें क्या है? हमारे मरने कटने की संस्कृति का ही परिमाण है। मतलब कोई इन चीजों के लिए एक दूसरों को मारने काटने को भी आजकल तैयार हो जाता है। मानव हित में काम ना करने वाली संस्कृति का नाम असंस्कृति है। जो संस्कृति मानव के हित में काम ना करे वो क्या है? असंस्कृति। मतलब लोगों को दुख पहुंचाना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, ये सब क्या है? असंस्कृति के अंतर्गत आता है। इसे संस्कृति नहीं कहा जा सकता। यह निश्चित ही असभ्यता को जन्म देती है। मानव हित में निरंतर परिवर्तनशीलता का नाम ही संस्कृति है। मतलब मानव के लिए जो लाभदायक चीजें हैं उनमें परिवर्तन होते रहे लगातार, उसी का नाम क्या है? संस्कृति है। यह बुद्धि और विवेक से बना एक ऐसा तथ्य है जिसकी कभी दल बांधकर रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका कल्याणकारी अंश अकल्याणकारी अंश की तुलना में सदैव श्रेष्ठ और स्थायी रहेगा। तो लेखक यहाँ पे ये बताते हैं कि बुद्धि और विवेक से बना ऐसा काम है, मतलब संस्कृति बुद्धि और विवेक से बना ऐसा काम है जिसे किसी भी ग्रुप में बांध कर रखने की या उसकी रक्षा करने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। इस कल्याणकारी अंश का अकल्याणकारी अंश में हमेशा आगे ही रहेगा। मतलब जो चीजें अच्छी है और कुछ चीजें बुरी है, जो चीजें अच्छी है वो हमेशा बुरी चीजों की तुलना में श्रेष्ठ ही रहेगी। इसलिए यहाँ पे इन दोनों चीजों का कंपैरिजन किया है और बताया है कि कल्याणकारी संस्कृति ही हमेशा सर्वश्रेष्ठ होती है। तो बच्चों इसी के साथ हम ये चैप्टर खत्म होते हैं और इसी के साथ खत्म करते हैं और इसी के साथ हमारा क्षितिज बुक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में अपनी एक नई बुक के साथ। और बच्चों अगर आपको ये चैप्टर समझ आ रहे हैं तो हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है बच्चों आपसे नए सेशन में एक नई बुक के साथ। जब तक के लिए आप इस चैप्टर को एक बार अपनी बुक से रीड जरूर करिएगा। थैंक यू।